नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन, सीएम योगी के आंसू, महाकुंभ में भगदड़ का वो पूरा सच जो आपको नहीं पता, वो वीडियो, वो रिपोर्ट जो भगदड़ का पूरा सच खोलकर रख देंगी, आज वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। महाकुंभ में मची भगदड़, लापरवाही, हादसा या फिर साजिश, सच क्या है आज इसके बारे में बात करूंगा। राहुल, ममता, अखिलेश, महाकुंभ की घटना को मोदी योगी को घेरने का हथियार किसने बनाया, इसकी भी बात होगी। इधर महाकुंभ में भगदड़, उधर नागा, साधु और बाकी संतों ने वो किया जो आप सोच नहीं सकते। मोदी की एंट्री, चुनाव आयोग का नोटिस, बीच चुनाव, केजरीवाल महासंकट में फंस गए क्या, आज इसकी भी बात होगी। मोदी शाह भी हैरान, राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ गजब मोर्चा खोला हुआ है भाई। और दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन वोट मांगने पहुंचा तो क्या गजब हो गया, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने वक्फ पर संशोधित विधेयक और ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जेपीसी ने 14-11 के बहुमत से संशोधन को स्वीकार किया। इसके बाद कल इस ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को ओम बिरला को सौंपा जाएगा। मुंबई हमले की साजिश रचने वाले तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद उसे भारत लाने की तैयारियां चल रही हैं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एनआईए की 4 सदस्यीय टीम 30 जनवरी को अमेरिका जा सकती है। खबर है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी तहव्वुर राणा के लिए उच्च सुरक्षा वाला जेल वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम की 2 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इस मोड़ पर पुलिस हिरासत में आरोपी को भेजना उचित नहीं है। 10 दिन की पुलिस हिरासत के बाद आज आरोपी शरीफुल को कोर्ट में पेश किया गया था। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी का फोन, सीएम योगी के आंसू, महाकुंभ में भगदड़ का वो पूरा सच जो आपको नहीं पता, वो वीडियो, वो रिपोर्ट जो भगदड़ का पूरा सच खोलकर रख देंगे। महाकुंभ में मची भगदड़ लापरवाही थी, हादसा या फिर साजिश, सच क्या है। और राहुल, ममता, अखिलेश, महाकुंभ की घटना को मोदी योगी को घेरने का हथियार किसने बनाया, सबसे पहले इसका चैप्टर। जब से महाकुंभ में कल रात के हादसे के बारे में पता चला, तब से पूरा देश बहुत ज्यादा पीड़ा में। और यह पीड़ा इसलिए भी ज्यादा है कि इतना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा था। सनातन का गौरव देश और दुनिया देख रही थी। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसी की नजर लग गई, क्या हो गया। सब कुछ अच्छे से संभालते संभालते भी एक घटना हो गई। महाकुंभ में जो अनहोनी हुई, उसने आपको, हमको, मतलब सबको दुख और पीड़ा से भर दिया है। कुछ नेताओं का मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी देश को अगर आप मोटे तौर पर बात कीजिएगा तो लोग पीड़ा में। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इतना भव्य और दिव्य आयोजन करने में पूरी शक्ति लगा दी, हर संसाधन लगा दिए, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो रात से ही खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। 4-4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगा दिया कि बताइए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मदद चाहिए, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ, सब कुछ नरेंद्र मोदी। 4 बार सीएम को फोन करके, योगी आदित्यनाथ को फोन करके उन्होंने रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज इस घटना पर बात करते करते रो पड़े। बॉस, कभी देखा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से भावुक हो जाएं और मतलब गला रूंध जाए, आवाज ना निकले। लेकिन बात हिंदू समाज की हो, सनातनियों की हो, और इतना सब करने के बाद कोई हादसा हो जाए तो फिर पीड़ा तो होती है। वो किसी को भी इमोशनल कर देती। क्योंकि आप घर का कोई भी छोटा मोटा इवेंट ही सोच लीजिए, घर में भी कोई कार्यक्रम होता है, अच्छे से संपन्न हो जाता है तो आदमी कहता है कि अरे भाई, भगवान ने सब अच्छे से निपटा दिया। लेकिन यहां तो ऐसा आयोजन है जहां करोड़ों करोड़ लोग एक साथ आ रहे हैं। सारा बंदोबस्त करने के बाद कोई घटना हो जाए जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाए तो फिर चुनौती भी बढ़ती है, सवाल भी उठते हैं और पीड़ा भी होती है। जिन्हें सवाल करना है, जिन्हें राजनीति करनी है, वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन चाहे पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, उन्होंने महाकुंभ के हादसे के बाद इन सब पर ध्यान नहीं दिया। पॉलिटिक्स में नहीं फंसे वो। उन्होंने ध्यान दिया कि सबसे पहले स्थिति कैसे कंट्रोल में करनी है, किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, कोई और घटना ना हो जाए।
क्योंकि वहां करोड़ों लोग मौजूद थे बॉस। आपको याद होगा पटना में नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में रैली कर रहे थे, पीछे बम फटा था। नरेंद्र मोदी ने भीड़ में पैनिक नहीं फैलने दिया था, किसी को पता नहीं लगने दिया कि ऐसी घटना हुई है। उसी तरह से आज कोई और घटना ना हो जाए। 10 करोड़ 9 करोड़ लोग हैं बॉस, इसका पूरा ध्यान रखा गया। अच्छी बात यह रही कि रात की उस घटना के बाद सब कुछ कंट्रोल में रहा। करोड़ों लोगों ने आज मौनी अमावस्या के सबसे बड़े स्नान में डुबकी लगाई। भक्ति और आस्था के इस उत्साह को कोई अनहोनी डिगा नहीं पाई। यही सनातन और हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि सब ये समझते हैं कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, रात को हुआ क्या था, हादसे का पूरा सच क्या है, वो वीडियो जो वहां से आए वो क्या बता रहे हैं, घटना हुई कैसे, कोई अफवाह उड़ा दी गई क्या कोई साजिश थी, लापरवाही थी, आज एक एक चीज आपको बताऊं। एक एक वीडियो से पूरा सच आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि महाकुंभ के इस हादसे के बारे में दिन भर से आप देख सुन रहे होंगे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तिरसे की बात बताते बताते सीएम योगी की आंखें भर आई। वो इस तरह से अगर भावुक हैं तो इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी इस महाकुंभ के आयोजन में। चाहे महाकुंभ की तैयारियों के लिए प्रयागराज बार बार जाना हो, बजट का अलॉटमेंट करना हो, सारे संसाधन मुहैया करवाने की बात हो, चाहे सारे प्रशासन को सिर के बल खड़ा कर देने की बात हो, योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक अनहोनी हो गई, और महाकुंभ में रात में जो भगदड़ मची उसमें कुंभ प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर शाम को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वाले 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान हो गई है। 90 लोग घायल हैं, जिसमें से 35 का इलाज अभी चल रहा है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का पूरा सच क्या है, यह लापरवाही है या कोई साजिश, एक एक वीडियो से आज आपको पूरा सच पता चल जाएगा। पहले तो इस बात को समझिए कि महाकुंभ में आज भयंकर भीड़ आने की बात पहले से ही कही जा रही थी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कल रात से ही करोड़ों लोग संगम पहुंचने लगे थे। आप तस्वीर देखिए, गंगा और यमुना के संगम के पास वाले इलाके को संगम नोज कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ पहुंची हुई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। हादसा कैसे और क्या हुआ उसे समझने के लिए आपको हादसे से ठीक पहले के कुछ वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी। भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालु बैरिकेड्स को तोड़कर उस रास्ते पर भागते दिखते हैं जो रास्ता पुलिस ने अखाड़ों के स्नान के लिए बनाया हुआ। इस रास्ते को खाली रखने के लिए पुलिस ने रस्सियों से बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ श्रद्धालु इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे भागने लगे। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए बहुत गौर से कि कैसे जो व्यवस्था प्रशासन ने की थी उसको तोड़कर कुछ लोग आगे भागे। उसके बाद क्या हुआ आगे बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। यानी यह तो दिखता है कि अगर 9 करोड़ 10 करोड़ लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, तो उसमें से 99.9% लोगों ने संयम दिखाया, नियम फॉलो किया। कुछ लोगों ने नियम तोड़ा। पुलिस ने बांस को बांधकर बैरिकेडिंग की हुई, वो टूटी हुई, पुलिस उसे जोड़ने में लगी हुई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, यह हादसे के ठीक बाद का वीडियो है जिसमें बैरिकेडिंग टूटी हुई दिखती है। आसपास पुलिस वाले और मेला प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, इसमें भी बैरिकेडिंग टूटी हुई। यानी मोटे तौर पर ये सारे वीडियो इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे भीड़ में से शायद कुछ लोगों ने यह प्रयास किया कि किसी तरह से अंदर जाए,
किसी तरह से स्नान कर लें, और उसके बाद बैरिकेड वगैरह तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर गए और पीछे भीड़ आई और कहा जा रहा है कि उसी में लटपटा के कई लोग गिर गए। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे भीड़ ज्यादा हो गई थी और लोग बैरिकेड कूद कूद कर जाने लगे। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को। कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि हर कोई वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाना चाह रहा था। इसी भावना से प्रेरित होकर लोगों की भीड़ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम पहुंच गई। लोगों के आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया। मंगलवार रात होते होते संगम के पास करोड़ों श्रद्धालु जमा हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंगलवार रात 1:30 बजे की तस्वीरें बताई जा रही हैं और आप भीड़ का आलम देखिए। बस लोगों के आने का सिलसिला लगातार चले ही जा रहा था। उसके बाद तस्वीरें आज तड़के सुबह की आप देखिए, जब संगम नोज के पास स्नान के लिए लोग उमड़ पड़े थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई थी। समस्या तब खड़ी हुई जब कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग फांदना शुरू किया। बैरिकेडिंग के अंदर भीड़ बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रही थी। कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि अखाड़ों के लिए बनाया गया रूट पूरी तरह से तो खाली है। यही सोचकर लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश में बैरिकेड फांदना शुरू कर दिया। इसके बाद ही भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि सब लोग फांद नहीं पाए। कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोग तो फांद के चले गए, लेकिन वहां पर कुछ लोग बैरिकेड फांद नहीं पाए। वो लटपटा के गिर गए और उसी के बाद भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, वहां अफरा तफरी मच गई। जिस जगह पर हादसा हुआ वो जगह ऐसी है कि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जाती है। इस तरह की भीड़ में अगर कहीं पर कोई व्यवस्था टूटी तो फिर अनहोनी होने की आशंका बढ़ जाती है। और ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं। 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं, भाई दिल्ली की आबादी 2 से 2.5 करोड़, मतलब आप सोचिए अगर 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो मतलब पूरी दिल्ली को आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए। 5 दिल्ली उस समय वहां संगम के तट पर मौजूद थी। आप सोच रहे हैं क्या मैसिव भीड़ रही होगी। और उसमें 1,75,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया था। हादसा होने के बावजूद करीब 1.25 करोड़ लोग सुबह 6 बजे तक स्नान कर चुके थे। सुबह 10 बजे तक 3,61,00,000 लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। 12 बजते बजते यह आंकड़ा 4,24,00,000 पहुंच गया। शाम 5 बजे तक 5,71,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया था। और रात 8 बजे तक का डेटा भी आ गया है, जिसके मुताबिक रात 8 बजे तक 7,64,00,000 लोगों ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया। 7,64,00,000 लोगों ने स्नान किया है यह हादसा होने के बाद। आप सोचिए कि अगर व्यवस्था न होती तो यह संभव नहीं होता। इस हादसे, इस तरह का कोई हादसा हो जाए उसके बाद 8 करोड़ लोग के करीब, भाई 8 बजे का है अभी, कि जिस तरह की भीड़ संगम नोज पर जमा हो गई थी वैसे हालात में भगदड़ होने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद की तस्वीरें देखिए, किस तरह से श्रद्धालुओं के कपड़े और सामान फैले हुए दिखते हैं। ये तस्वीरें जो अभी आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें ये विचलित कर सकती है। हादसे के समय जो हालात थे उसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हादसे के तुरंत बाद जो कंट्रोल किया गया उससे हादसे को बड़ा होने और पैनिक क्रिएट करने से रोका। आप हादसे वाली जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी फोन पर फोन लगातार सीएम योगी को घुमा रहे थे, क्यों पीएम मोदी इतनी चिंता में थे और क्या प्रशासन कुछ और व्यवस्था कर सकता था जिससे यह हादसा टले। सब पर बात होगी, लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टाइम्स नाउ नवभारत
पुलिस की टीम अब आपको एग्जैक्ट वो लोकेशन दिखा रही है संगम नोस पर, जहां पर भगदड़ की शुरुआत हुई थी। और यहीं से देखिए, जब सुबह भगदड़ शुरू हुई तो जैसा कि हमने आसपास के लोगों से पता किया, बहुत से लोग ऐसे थे जो 4 बजने सुबह के इंतजार में थे, जो बैठे हुए थे। जब लोग दौड़ना शुरू किए तो उन लोगों से खड़ा नहीं हुआ गया, क्योंकि ज्यादातर उनमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, और उनके ऊपर लोग दौड़ते हुए चले गए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर ये पूरा एरिया, मेरे विजय सत्येंद्र आपको दिखाएंगे, जरा देखिए भगदड़ के जो निशान है वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस की टीम यहाँ मौजूद थी, उनकी फौरन यही कोशिश थी कि वो किसी तरह कंट्रोल कर ले। ये देखिए एक चौकी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे टूट गई भगदड़ के दौरान। जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं, बहुत से लोग ने यहाँ बैठे रहते हैं इस उम्मीद में और इस विश्वास के साथ कि जब 4 बजेंगे, ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो स्नान करेंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे लोग हो गए और जब कुछ लोगों ने दौड़ना शुरू किया तो ये लोग वक्त रहते उठ नहीं पाए। और ये देखिए बिखरे हुए चप्पल और साथ ही जो कपड़े हैं लोगों के, टूटे हुए बैग, ये सब कुछ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब भगदड़ हुई तो क्या स्थिति बनी। हालांकि प्रशासन ने फौरन काबू में किया। उसके बाद से देखिए कितनी अलर्टनेस पर जो पुलिस की टीम है वो लगातार है। हालांकि उस समय भी बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। पिलर नंबर 123, 124, 125 और 126, ये जो पिलर्स हैं जो संगम नोस से लगे हुए हैं, इन पिलर के आसपास ही जो भगदड़ है वो मची। और इसीलिए आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ वो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त जो भगदड़ के दौरान बनी थी। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है, घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो तस्वीरें, जो वीडियोज हमने आपको दिखाए, उनसे यह क्लियर होता है कि संगम नोस पर स्नान के लिए उस इलाके में भारी भीड़ जुट गई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। जो भारी भीड़ संगम तट पर जुटी थी वो इतनी बेकाबू हो गई कि उसने बैरिकेड्स तोड़ दिए। संगम में स्नान करने के लिए भारी संख्या में लोग पहले ही संगम तट के पास सो गए थे, ताकि तड़के सुबह जल्द से जल्द स्नान कर सके। लेकिन इस बीच स्नान करने के लिए और भीड़ आ गई और जो लोग सो रहे थे वो भीड़ में दब गए और हादसा हो गया। महाकुंभ में संगम के पास जो श्रद्धालुओं के सोने की बात आ रही है, उसे लेकर मेला प्रशासन ने भी लोगों को आगाह किया था कि बॉस ऐसे रास्ते में मत सोइए। हादसे से पहले संगम नोस पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि कमिश्नर को पब्लिकली अनाउंस करना पड़ रहा था। कमिश्नर ने संगम नोस के पास सो रहे लोगों को जमकर जगाकर स्नान करने की अपील की थी। कमिश्नर साफ साफ कह रहे थे कि जो भी लोग यहां पर हैं वो स्नान करके जाएं, जिससे परेशानी ना हो, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि भगदड़ हो सकती थी। सुनिए कमिश्नर कैसे लोगों को कह रहे थे कि बीच रास्ते में मत सोइए, बहुत कुछ हो गया तो कांड ही होना है। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ था। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। यानी जो लोग रास्ते में ही सो गए थे उनसे कहा जा रहा था कि भाई उठिए, भगदड़ हो सकती है। इस बात का डर पैदा किया कि भाई कम से कम इसी चक्कर में लोग उठेंगे, रास्ता क्लियर होगा। और फिर मोटिवेट भी किया गया कि पहले आए हैं तो पहले स्नान कर लीजिए। मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासन को पहले ही अनहोनी की आशंका हो गई थी, इसलिए वो लोगों से अपील कर रहे थे कि उठकर जाएं और स्नान करें, लेकिन दुर्भाग्य से वो इस हादसे को टाल नहीं पाए। एक बार सुनिए हादसे के चश्मदीद ने बताया कि कैसे कुछ लोग स्नान कर लौट रहे थे और कुछ लोग स्नान के लिए जा रहे थे और इनके बीच में वो लोग कुचले गए जो सो रहे थे। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे? हाँ, भगदड़ जब मची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। और उसके बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई। स्नान करके इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान वामान छोड़ के भाग गए। बहुत से लोग गंगा में कूद गए। हम बच गए, लोग भागने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। सर मैं नहाने जा रहा था गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं मतलब भीड़ दिख रही थी, मैं वापस हो गया।
वापस हो रहा था, उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़का में, और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए। लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। पब्लिक जहाँ पा रही वहीं सो जा रही है, जहाँ बैठ जा रही वहीं बैठ जा रही। रात को उसमें ऐसे एकदम पूरा लाबारिश के जैसे पूरा लेट के बैठी है। पब्लिक रास्ते में सोए हुए हैं तो उनको अपने थोड़ा रास्ता बना के सोना चाहिए, भीड़ को देखते हुए रहना चाहिए। एक्चुअली भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग रास्ते में लेटे हुए थे, जबकि प्रशासन लगा हुआ था कि आप नहाइए वापस जाइए। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, जहाँ जगह पा रहे थे वहीं छुप छुपा के लेटे हुए थे। तो रात में जब रात के टाइम में भीड़ बढ़ी है, पुशिंग में एक दूसरे के ऊपर कचरते हुए निकल गए हैं। जहाँ स्नान करने का जगह है वहाँ हम क्यों रात में सोएंगे? पुलिस पुशिंग मार रहा है, हटा रहा है, और जाकर आप वहाँ सो जाते हैं। जब यानी जो लोग वहां पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा था कि वहां पर इस तरह की किसी अनहोनी को टाला जाए, लेकिन वहां जो हुआ उसको लेकर प्रशासन से कुछ सवाल हैं। अगर नोस के आसपास भीड़ बढ़ी तो क्या इसको टाला जा सकता था? क्या बैरिकेड अगर तोड़ दिया जाएगा तो क्या करना है? क्या इसकी व्यवस्था की जा सकती थी? हालांकि कोई और होता तो महाकुंभ में हादसे की बात सुनकर उसके हाथ पांव कांपने लगते, लेकिन चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने पूरे संयम के साथ स्थिति को संभाला, क्योंकि यहां बात करोड़ों लोगों की जिंदगी की थी। अगर पैनिक फैल जाता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। महाकुंभ में रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हादसा हुआ और पीएम मोदी ने रात से ही अपडेट लेना शुरू किया, मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने रात से लेकर सुबह तक सीएम योगी को 4 बार कॉल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से हादसे का एक एक अपडेट लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कॉल किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपडेट लिया। सभी ने केंद्र की तरफ से हर मदद का भरोसा दिया। उधर सीएम योगी महाकुंभ के लिए बनाए गए वॉर रूम में खुद डटे रहे। वहां डीजीपी, मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सब मौजूद रहे। हादसे के बाद सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। सीएम आवास पर करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली। यानी मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक ने पूरी ताकत झोंक दी कि जो घटना हो गई उसके बाद जो करोड़ों लोग वहां हैं उनको खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, सबका स्नान भी हो जाए और किसी की जिंदगी पर कोई आफत ना आए। हादसे पर पीएम मोदी लगातार जानकारी लेते रहे। सुनिए एक बार इस हादसे पर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि हादसे के बाद क्या क्या हुआ। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे के बाद मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक फौरन एक्शन में आए और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। महाकुंभ में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पहले से व्यवस्था थी और हादसे के बाद इसे फौरन एक्टिवेट किया गया। हादसे वाली जगह तक मिनटों में कई एम्बुलेंस पहुंचे। घायलों को महाकुंभ में बने सेंट्रल हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हादसे वाली जगह यानी संगम नोस से अस्पताल तक पहुंचने में एम्बुलेंस को ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि एम्बुलेंस उसी ग्रीन कॉरिडोर से होकर गई जो अखाड़ों के लिए या वीआईपी मूवमेंट के लिए बनाया गया था। अगर यह कॉरिडोर ना होता बॉस तो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में और समय लग सकता था। हादसे के बाद अस्पताल में क्या हालात थे, हादसे के चश्मदीदों ने वहां क्या देखा, एक बार वो भी बताता हूं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जो पूरा किया गया उसको लेकर क्या और जानकारी। कुंभ हादसे के बाद घायलों को कुंभ क्षेत्र के इसी केंद्रीय चिकित्सालय में लाया जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 दर्जन से अधिक जो घायल हैं उनको यहां पर पहुंचाया गया है और फिलहाल इमरजेंसी में हर जो घायल हैं उनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि जो घायल हैं वो एक एक तरफ बाहर। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए थे। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मतलब इधर से आदमी उधर से आदमी, ये नहीं पता लग पा रहा था कि किधर जाए आदमी। 1 घंटे पर 2 बजे के 2 बजे के आसपास जी 2 बजे कुछ अफवाह उड़ी थी क्या? नहीं, कुछ 2 से 2.5 के बीच रहा है।
लेकिन कोई ऐसे कोई बात नहीं है, भीड़ का दबाव था। बहुत अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की है, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं मिलेगी ही नहीं जितनी अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की। मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुंची है, 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस वहां पे पहुंची है, 15-20। तुरंत बैरिकेड हटाया गया, पूरा रास्ता खाली, तुरंत एम्बुलेंस। क्या देखा उस समय, क्या कितने लोग जख्मी हुए थे, क्या हुए थे? जख्मी तो नहीं देख पाए क्योंकि बैरिकेड हटा दिया गया, हम लोग को साइड कर दिया गया था। हाँ, कुछ लोगों, 2 लोग को तो हम देखे थे। महाकुंभ में कैसे एम्बुलेंस के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसकी डिटेल से भी समझ आता है कि किसी भी हादसे की स्थिति से निपटने के लिए कैसे इंतजाम थे। भाई, करोड़ों की भीड़ के बीच एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से चल सके, इसके लिए तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 2 से 3 मिनट के अंदर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस ने 100 से ज्यादा राउंड लगाए। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर मौजूद रही। घायलों के इलाज के लिए 1000 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ अस्पताल में मौजूद था। पूरे मेला क्षेत्र में अलग अलग लोकेशन से डॉक्टर मात्र कुछ मिनट में अस्पताल पहुंच गए। जो भी अनहोनी हुई वो भी नहीं होती अगर लोग इस बात को समझते कि जहां हैं वहीं पर गंगा स्नान करना। लेकिन सब में संगम नोज जाने की होड़ लगी हुई थी। यह संगम नोज क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा। हादसे के बाद सीएम योगी ने भी यही कहा था कि जो जहां है वहीं पर स्नान कर ले। संगम के 15-20 किलोमीटर के दायरे में कई घाट बनाए गए थे। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे लोगों से अपील की थी कि बॉस जहां पर हैं वहीं स्नान कीजिए, एकदम वहीं पॉइंट पे जाके कीजिएगा, यह जरूरी नहीं है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। योगी आदित्यनाथ ने हादसे के फौरन बाद लोगों से अपील करते हुए कहा कि संगम नोज जाने के बजाय जहां घाट है वहीं स्नान करिए। इसकी वजह यह थी कि संगम नोज महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तीनों नदियां यहीं पर मिलती हैं और इसी संगम में डुबकी लगाने को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से मौनी अमावस्या पर यहां भयंकर भीड़ हो गई थी। यानी गंगा और यमुना का मिलन जहां होता है उसे संगम नोज कहते हैं। आपको तस्वीरों के जरिए समझाता हूं कि संगम नोज आखिर है क्या। जरा यहां तस्वीर डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा। जरा ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, आप देखिए इधर पूरा इलाका है, वहां सारी व्यवस्था है। लेकिन ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहां पर, इधर से आप देखिए यमुना नदी है, इधर से गंगा नदी है और यहां पर जो दो नदियां मिल रही हैं इसको संगम नोज कहते हैं। तो आप ये देखिए नाकनुमा बना हुआ हिस्सा है जिसको आप देख रहे हैं। तो इसी संगम नोज पर सारे लोग जो है वो भीड़, अब इधर से सारी जो है वो आप देखिए किस तरह से संगम नोज पहुंच गई। आप भीड़ देख रहे हैं, मतलब यहां एक खाली जगह आपको नहीं दिख रही है। सबको ऐसा लग रहा था कि यहीं पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति हो। और योगी आदित्यनाथ से लेकर बाबा बागेश्वर से लेकर हर कोई कह रहा था कि भाई ये पूरा हिस्सा है, आप कहीं स्नान कर लीजिए। लेकिन आप देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो इस संगम नोज के पास आई हुई, क्योंकि लोगों को लग रहा था भाई इधर से यमुना, इधर से गंगा, यहीं पर संगम नोज है, यहीं पर मिल रहे हैं, तो यहीं पर स्नान करना होगा। इसी वजह से आप देखिए भीड़ यहां पर इस इलाके में संगम नोज पे बढ़ गई और वहां पर हादसा हुआ। यह इलाका दिखने में तिकोने आकार के नाक जैसा दिखता है, इसलिए इसे संगम नोज कहते हैं और इसका बड़ा महत्व है। लेकिन भाई जब 8 करोड़ 10 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो आपको थोड़ा यह भी देखना होगा कि जहां जगह मिले वहीं पर आप स्नान कर लीजिए, यह भी बड़ा जरूरी है। लेकिन प्रशासन से भी सवाल है कि भाई अगर संगम नोज इतना लिमिटेड था तो क्या यह व्यवस्था की जा सकती थी कि वहां लिमिटेड लोग ही पहुंचे? कैसे इतनी भीड़ पहुंच गई? क्या इसको रोका जा सकता था? संगम नोज पर 1650 मीटर में सैंड बैग लगाए गए थे। यहां आने और जाने के अलग अलग रास्ते बने हुए थे। हर घंटे 2 लाख श्रद्धालुओं के स्नान का इंतजाम था। संगम नोज पर ही लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया। संगम में स्नान करने के लिए कई लोगों ने रात से ही संगम नोज के पास डेरा डाल दिया था। जमीन पर ही पुआल पर चादर डालकर सो गए थे
और जब भगदड़ मची तो ये लोग समय पर उठ नहीं पाए, ये भी कहा जा रहा है। आज मौनी अमावस्या का स्नान तो संपन्न हो गया, लेकिन योगी सरकार के लिए चुनौतियां अभी बाकी हैं। महाकुंभ में अभी 3 अमृत स्नान बचे हुए, जिसमें करोड़ों लोगों के आने का अनुमान है, और आज जैसा हादसा ना हो, यह चुनौती योगी सरकार के सामने है। भाई 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान है, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है। इन तीनों ही अमृत स्नान के लिए योगी सरकार की तैयारी कहा जा रहा है कि पूरी है, और आज के हादसे के बाद प्रशासन ज्यादा सतर्क। थोड़ा लोगों से भी अपील है कि जब इतना प्रयास करके, इतना कष्ट सह के पहुंच रहे हैं, तो जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चलने का प्रयास कीजिए। किसी की गलती नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा उत्साह किसी का बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ सकता है। और 8-10 करोड़ लोग हैं। आप सोच रहे हैं मैं फांद कर चला जाऊंगा, मैं जो है वो पास में ही सो जाता हूं, रास्ते में ही सो जाता हूं, उठूंगा सुबह नहा के निकल जाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें कई बार घातक साबित हो जाती। महाकुंभ में जैसे ही हादसा हुआ, वैसे ही इस हादसे पर राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। महाकुंभ पर हादसे को विपक्ष ने वीआईपी मूवमेंट से जोड़ दिया। यह दिखाने की कोशिश हुई कि हादसा इस वजह से हुआ है कि वीआईपी मूवमेंट था। राहुल गांधी ने हादसे पर कहा कि घटना के पीछे कुप्रबंधन और बद इंतजामी है। आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किए जाएं। ममता बनर्जी ने कहा कि गंगा सागर मेले से हमने सीखा है कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए उच्चतम स्तर की योजना और प्रबंधन की जरूरत होती है, विशेषकर तब जब तीर्थयात्रियों का जीवन दांव पर लगा हो। लेकिन आप सोचिए, अभी 8 करोड़ 10 करोड़ लोग वहां मौजूद हैं। आपको प्रयास करना है कि वहां पैनिक ना क्रिएट हो। और हमारे देश के नेता लगे हुए थे कैसे मोदी योगी को घेर लेना है, कैसे उनको कोस देना है, क्या बेकार इंतजाम था, ये हुआ, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ। बॉस एक बार हो जाने देते ना मोदी जा रहे हैं ना योगी जा रहे हैं, डिटेल आ जाती, पता चल जाता क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन नहीं। हालांकि राहुल गांधी जो वीआईपी कल्चर का आरोप लगा रहे हैं, उसका आज के हादसे से कोई लेना देना तक नहीं था। डीआईजी वैभव कृष्णा ने क्या बताया, सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस हादसे में साजिश की बात कहां से आ रही है। 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं, आगामी जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी वीआईपी मूवमेंट की वजह से यह सब हुआ। सोशल मीडिया पे जो ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये गलत है। कोई वीआईपी मूवमेंट था ही नहीं। आज महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उसमें राजनीति करते हुए पप्पू यादव एक कदम आगे निकल गए। पप्पू यादव ने कह दिया कि महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत ये सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे, पर शानदार आयोजन किया था। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। पप्पू यादव महाकुंभ की तुलना अखिलेश यादव के कार्यकाल से कर रहे हैं, उनके समय हुए कुंभ से कर रहे हैं। शायद पप्पू यादव ये भूल गए कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान जो कुंभ हुआ था, उसमें तो रेलवे स्टेशन तक पर भगदड़ मच गई थी और 36 लोगों की जान गई थी। लेकिन उनको तो इस सरकार को कोसना था, अखिलेश यादव की तारीफ करनी थी, मुसलमान मंत्री की तारीफ करनी थी। वैसे तो कुंभ हो या महाकुंभ, कभी भी कहीं भी हादसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो उस हादसे पर इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और कम से कम कुछ घंटे ही रुक जाते। महाकुंभ में भगदड़ से हुए हादसे पर सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। सुनिए सीएम योगी ने हादसे की जांच के लिए क्या कहा, फिर बताऊंगा इस हादसे में किसने कहा कि साजिश का एंगल भी चेक होना चाहिए। इन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद
आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। महाकुंभ में जो हादसा हुआ है, क्या किसी अफवाह की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई? क्या इस हादसे में के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? इस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने तो यह आशंका जताई है कि कहीं विपक्ष ने तो साजिश नहीं की। एक बार सुनिए रविंद्र पुरी जी को। मैं समझता हूँ ये कोई विपक्ष की साजिश होगी और ये जांच का विषय है। कहीं विपक्ष ने तो नहीं कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये जो भी आपने सुबह देखा है कि जितने भी लोग हमारे जख्मी हुए, जो भी कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष हमें आज से नहीं, जब से मेला शुरू हुआ था तभी से विपक्ष हमारे पीछे लगा हुआ था। महाकुंभ में भगदड़ की तह तक पहुंचने के लिए जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक सीएम योगी व्यवस्था को और टाइट कर रहे हैं और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन पाठशाला में बगली क्लास, इधर महाकुंभ में भगदड़, उधर नागा साधु और बाकी संतों ने वो किया जो आप सोच नहीं सकते। अमृत स्नान पर अखाड़े के साधुओं की वो तस्वीर जिन्हें देखकर दंग रह जाएंगे। अब उसका चैप्टर 144 साल बाद आए महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आज साधु संतों को संगम में अमृत स्नान करने का मौका मिला। उनके लिए यह वो पल था जिसका इंतजार वो पीढ़ियों से कर रहे थे। अमृत स्नान की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होनी थी, लेकिन महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद साधु संतों ने कितना बड़ा फैसला किया, आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। उन्होंने सुबह होने वाले अमृत स्नान को संगम तट पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ छटने तक के लिए टाल दिया। बॉस, ये हैं इस देश के साधु संत। इस देश के नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए कि भाई जब तक वहां पर लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, पैनिक नहीं फैलाते हैं। ये नेता नहीं समझ पाए बॉस, लेकिन सनातनी समझ गया, साधु संत समझ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी स्नान नहीं करेंगे बॉस, पहले ये जो श्रद्धालु आए इनको कर लेने दीजिए। जबकि महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान साधुओं की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब अगली बार 144 साल बाद आएगा। इनमें से कौन बच पाएगा? और ना इनमें से किसी ने इससे पहले यह अमृत स्नान किया है। लेकिन महाकुंभ में हुए हादसे के बाद नागा साधुओं ने भी अपनी आस्था से पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को रखा। यह है सनातन की ताकत। अपने गुस्से के लिए जाने जाने वाले नागा साधुओं ने भी मानवता के लिए सबसे बड़ा त्याग किया बॉस, जो सनातन परंपरा की महानता को दिखाता है। क्योंकि कोई भी संत यह नहीं चाहता था कि उनकी तपस्या और उनकी आस्था की वजह से महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी मुसीबत आ जाए। ऐसा नहीं, वहां पे स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। चाहते तो ये सुबह सुबह जा सकते थे, लेकिन नहीं। साधु संतों, नागा साधुओं, सब ने कहा कि नहीं, पहले जो वहां श्रद्धालु हैं उनको कर लेने दीजिए। सनातन यही संयम सिखाता है बॉस, यही त्याग सिखाता है बॉस, यही सनातन की असल ताकत है। इस बीच पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे और महाकुंभ के पुख्ता इंतजामों ने इस बड़ी मुसीबत को टाल दिया। संगम तट से श्रद्धालुओं के हटने के बाद अखाड़ों के साधु अमृत स्नान के लिए पहुंचे। हालांकि इस बार अखाड़ों के साधु संतों ने यह तय कर लिया कि अमृत स्नान के दौरान बहुत बड़े स्तर पर झांकियां नहीं निकालेंगे। सिर्फ उतनी ही रस्में की जाएंगी जितनी अखाड़ों की सनातनी परंपरा को पूरा करने के लिए बस जरूरी भर है। सादगी के साथ बारी बारी से सभी अखाड़ों के साधुओं ने अमृत स्नान किया। आप भी अखाड़ों के अमृत स्नान की सुरक्षित निकाले जाने के बाद सभी 13 अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले। सबसे पहले महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की सबसे बेहतरीन तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ड्रोन से लिया गया यह शॉट देखिए। बड़ी संख्या में साधु संतों का जत्था गंगा नदी पर बनाए गए पुल से होता हुआ अमृत स्नान के लिए संगम की तरफ निकलता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि महाकुंभ में कैसे भगदड़ पर आस्था भारी पड़ती नजर आई। एक और तस्वीर दिखाता हूं। रथों पर सवार होकर अखाड़ों के महामंडलेश्वर संगम की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। जरा इस तस्वीर को भी देखिए।
जैसे ही अखाड़ों के जत्थे अमृत स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे, साधुओं में जबरदस्त उत्साह की झलक नजर आई। ऐसा लगा जैसे सुबह से अमृत स्नान का इंतजार कर रहे साधु मां गंगा से मिलने के लिए टूट पड़े हों। मां गंगा की गोद में जाने की तट भगवा और भस्म के रंग में नहाया हुआ नजर आने लगा था। महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान की दिव्य और भव्य तस्वीरें आपने देख ली। अब बात नागा साधुओं की, जिन्होंने आज सब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान टालकर सनातन का गौरव बढ़ा दिया। दोपहर बाद जब त्रिवेणी तट पर नागा साधु अमृत स्नान के लिए पहुंचे तो नजारा एकदम अद्भुत था। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डमरू लिए नागा साधु संगम तट पर पहुंचे। डमरू बजाते हुए, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नागा साधु एक साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए कूद पड़े। जरा देखिए वहां क्या माहौल बना। नागा साधुओं ने खुद तो स्नान किया ही, उन्होंने अपने हथियारों को भी संगम के पवित्र जल से स्नान करवाया। नागा साधु अपने इन्हीं हथियारों के दम पर कई बार सनातन पर हमला करने की कोशिश करने वाले आक्रमणकारियों को छठी का दूध याद दिला चुके हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही आदि शंकराचार्य ने साधुओं की टोली की स्थापना की, जिन्हें नागा साधु कहा गया। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान का यह मौका नागा साधुओं के जीवन का पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि महाकुंभ का यह अद्भुत संयोग 144 साल बाद आया है और 144 साल बाद आएगा। इसलिए नागा साधुओं ने अमृत स्नान के बेहतरीन इंतजाम के लिए शासन प्रशासन का आभार भी जताया। सुनिए नागा साधुओं ने क्या कहा। हमारे सभी नागा बड़े आविर्भूत हैं। सुबह से हम लोग इंतजार में थे। आखिर त्रिवेणी माधव ने हमारा मन की भाव को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना और आज हमें ये जो अवसर मिला है उसके लिए हम शासन और प्रशासन के आभारी हैं कि आज उन्होंने पूर्ण सुचारू रूप से स्नान कराने की जो व्यवस्था करी है उसके लिए हम शासन को धन्यवाद देंगे। मैं गंगा माता से विनय किया हूँ कि हमारे देश के लोग सभी सुखी संपन्न समृद्धि कायम रहे और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है। अब सुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है। अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। महाकुंभ में अखाड़ों के अमृत स्नान का शेड्यूल पहले से तय होता है। यह भी तय होता है कि हर अखाड़े को अमृत स्नान के लिए करीब 40 मिनट का वक्त मिलेगा, लेकिन आज भगदड़ की वजह से अखाड़ों ने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही अमृत स्नान किया और ज्यादातर अखाड़ों ने संगम तट तक पहुंचने के लिए झांकी भी नहीं निकाली। हालांकि कुछ अखाड़े आज भी जुलूस निकालते हुए अमृत स्नान के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें दिगंबर अखाड़े के साधुओं के जुलूस की है। दिगंबर अखाड़े के साधु संत बैंड बाजे के साथ अमृत स्नान के लिए निकले। जुलूस के आगे आगे चल रहे साधुओं के हाथों में अखाड़े की धर्म ध्वजा भी नजर आई। अखाड़े के सन्यासियों ने हथियारों का प्रदर्शन भी किया। किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में भाले दिखाई दिए। अखाड़ों के जुलूस पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। पास आते हुए अखाड़ों की तस्वीरें आप देख करके जाहिर तौर पर आप भी रोमांचित हो उठेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर मौजूद हैं तो ये अद्भुत तस्वीरें सिर्फ महाकुंभ के वक्त आपको देखने को मिलती हैं, कुंभ के वक्त देखने को मिलती हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बिल्कुल अखाड़ों के सामने ही हम इस वक्त मौजूद हैं। हर हर महादेव के उद्घोष इस वक्त, जयकारे इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं। कैमरा ऊपर करके अगर आप दिखा पाए तो नागा सन्यासी भी इस अखाड़े में, इस जत्थे में शामिल हैं और साथ ही साथ ये देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें। यानी एक हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे ने जो लोगों का उत्साह था उसे कम नहीं किया। व्यवस्था बेहतर थी, प्रशासन ने पैनिक नहीं फैलने दिया, साधु संतों ने सनातन का गौरव बनाए रखा और इसलिए रात होते होते करीब 8 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। पाठशाला में अगला चैप्टर, मोदी की एंट्री, चुनाव आयोग का नोटिस, बीच चुनाव केजरीवाल महासंकट में फंस गए क्या? मोदी शाह भी हैरान, राहुल गांधी ने केजरीवाल के खिलाफ कैसे गजब मोर्चा खोल दिया भाई। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन वोट मांगने पहुंचा तो क्या गजब हो गया, अब इसका चैप्टर।
दिल्ली चुनाव की बात आज करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट का समन आ गया है। यमुना में जहर वाले बयान पर कोर्ट ने समन भेजा है। केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल पर चुनाव आयोग और अब कोर्ट सबकी सख्ती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल बैठे बिठाए ऐसा लग रहा है महासंकट में घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल का अच्छा खासा चुनाव चल रहा था, जिसमें वो लगातार कभी मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, कभी 2100 रुपए योजना की बात कर रहे थे। लगातार जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। लेकिन यमुना में जहर वाला ऐसा बयान उन्होंने दे दिया कि अब उनके विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल का दाव बैकफायर कर गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने केजरीवाल पर एफआईआर करवाने की बात कही थी। वहीं आज पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को यमुना नदी में जहर मिलाने के आरोपों को लेकर जमकर खरी खोटी सुना दी। यमुना में जहर वाली बात को लेकर एक लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच छिड़ गई है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को कायर कह दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस की याद दिलाकर जमकर सुनाया। अब यह फाइट नेक्स्ट लेवल पर जाती दिख रही है। लेकिन पहले बात केजरीवाल की, जिन्होंने हरियाणा से यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का फायर मोड ऑन है। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल को जमकर लताड़ लगा दी। आज पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की यमुना वाली सियासत को किस तरह से उस पर अपनी बात रखी, जरा सुनिए। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के आरोप का तो जवाब दिया ही, लगे हाथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा विरोधी साबित करने का भी काम कर दिया, जिसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा के लोगों की अच्छी खासी तादाद दिल्ली में है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। हरियाणा बॉर्डर से जुड़ी दिल्ली की 12 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां हरियाणा के लोग जीत हार तय करने की स्थिति में होते हैं। जो वोटर तो दिल्ली के हैं, लेकिन उनके परिवार हरियाणा में रहते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें सीधा संदेश देने की कोशिश की कि यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, वो हरियाणा सरकार पर नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता पर लगाया गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने केजरीवाल को घेरा, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केजरीवाल के आरोप को लेकर आज एक ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ चर्चा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के पल्ला गांव पहुंचे और वहां यमुना नदी के जल का आचमन किया। सैनी ने यमुना नदी का पानी पीकर यह दिखाया कि यमुना के पानी में तो जहर है ही नहीं। यानी उन्होंने खुद पीकर दिखाया, भाई अगर जहर है तो मैं कैसे पीऊंगा। यानी उन्होंने केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसे बेबुनियाद बताने के लिए खुद यमुना का पानी पीकर दिखाया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। यमुना वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इस बात से घिरी है कि हरियाणा का अपमान किया गया है। इसका जो चुनाव पर असर पड़ सकता है उसे आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस पर क्या कहा है। ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे। पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। वैसे आम आदमी पार्टी अभी भी अपने बयान पर कायम है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश रची।
लेकिन चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने यमुना के पानी में जहर का आरोप किस आधार पर लगाया था। चुनाव आयोग ने आज 8 बजे तक केजरीवाल को अपने आरोप की पुष्टि करने का टाइम दिया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने किसी भी कानून या किसी संहिता का उल्लंघन नहीं किया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो दिल्ली में यमुना के साफ पानी की उपलब्धता के मुद्दे पर हस्तक्षेप करे। केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग हरियाणा राज्य को उचित निर्देश दे ताकि दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित करे कि साफ पानी दिल्ली को मिले। यमुना वाले बयान को लेकर केजरीवाल चुनाव आयोग के एक्शन से लेकर हरियाणा सरकार की एफआईआर के खतरे से जूझ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ एक मोर्चा और खुला हुआ है और यह मोर्चा खोला है इंडी गठबंधन में उनके साथी रहे राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आज बवाना में जनसभा की, जहां उनके निशाने पर कोई और नहीं अरविंद केजरीवाल थे। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल को 5 साल पुराना वादा याद दिला रहा हूं और कहा कि दिल्ली वालों को गंदा पानी पीना पड़ता है। राहुल गांधी ने आज केजरीवाल को चैलेंज किया कि दम है तो यमुना जी का पानी पीकर दिखा दो। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी, जो आपने कहा था ऐसी मीटिंग में, जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में कहा गया था कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस की दिल्ली यूनिट नहीं चाहती थी कि केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। लेकिन ये राहुल गांधी थे जिनके कहने पर यह हुआ कि नहीं लड़ना है, इंडिया अलायंस में साथ हैं, केजरीवाल के साथ लड़ना है। और आज राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं कि केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। तब क्यों नहीं बोले पानी पीने? तब पब्लिक गंदा पानी पी रही है, समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चल नहीं रही। इसी कोशिश में राहुल गांधी ने कल कह दिया था कि मोदी को देखकर केजरीवाल कांप जाते हैं। राहुल के इस बयान से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई। सबसे पहले तो केजरीवाल ने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई, आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? केजरीवाल यही नहीं रुके, केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और पूछा कि राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों है। केजरीवाल ने राहुल को चैलेंज दिया कि जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है। केजरीवाल के इन सवाल पर कांग्रेस को मानो सांप सूंघ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोलना जारी रखा। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट की गई जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी के गले लगे दिख रहे हैं। आपको याद नहीं, वो संसद में गले पड़ गए थे। इस तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी ने कल यह भी कहा था कि हारने के डर से मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से लड़ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका जवाब देते हुए कैसे राहुल गांधी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, एक बार सुनिए। देखिए, मैं कह दूंगा ना तो राहुल गांधी जी को बुरा लग जाएगा। अमेठी छोड़ के कौन भागा था और कहां दक्षिण भारत के अंदर केरला में एक सेफ सीट ढूंढी गई थी राहुल गांधी के लिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। गजब दोस्ती है बॉस। लोकसभा में दोस्त थे, अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। खैर, वोटर क्या सोच रहा है ये तो अब दिल्ली में वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौट कर बताऊंगा हादसे के बाद